नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा @study for civil। आज के इस वीडियो में हम अपनी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की सीरीज में एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नए टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्म में समझते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, थ्रो लाइट ऑन द रोल ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय राष्ट्रीय सेना की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो हम अपने आंसर की शुरुआत करेंगे ये बताते हुए कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कैसे हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय सेना मलाया क्षेत्र में युद्धबंदियों द्वारा बनाई गई थी। यह मूल रूप से भारतीय सेना अधिकारी मोहन सिंह का एक विचार था। उन्होंने जापान से उन्हें भारतीय युद्धबंदियों को सौंपने के लिए कहा था और जापान ने भारतीय युद्ध कैदियों को मोहन सिंह को सौंप दिया तो उन्होंने उन्हें भारतीय राष्ट्रीय सेना में भर्ती कर लिया। एक भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की गई और रास बिहारी बोस को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया और इसके बाद से रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व किया। तो ये प्रिजनर ऑफ वॉर से मिलकर के बनाई गई थी इंडियन नेशनल आर्मी। हुआ क्या था, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था उस टाइम पर ब्रिटेन कहीं पे भी लड़ने जाता था, अगर ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट अगर कहीं पर लड़ने जाती थी तो वो इंडियन सोल्जर्स लड़ा करते थे। इंडियन सोल्जर्स जब लड़ते थे तो अगर वहाँ पर ब्रिटेन गवर्नमेंट हार गई तो वो वहाँ से भाग आती थी और सोल्जर्स जो पकड़ लिए जाते थे वहाँ पे वो प्रिजनर ऑफ वॉर बन जाते थे। इसी तरीके से साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में भी हुआ था। तो वहाँ पर जा कर के मोहन सिंह ने जापान से ये कहा कि आप हमारा समर्थन करिए इंडियन नेशनल आर्मी बनाने में। और जापान उस टाइम ब्रिटेन के खिलाफ लड़ ही रहा था तो जापान पूरी तरीके से उसने साथ दिया कि हम आपको प्रिजनर ऑफ वॉर प्रोवाइड करेंगे, आप उनसे एक आर्मी बनाइए, आप इंडिया में कैंपेन करिए और ब्रिटेन को हम हराएंगे, निकाल देंगे इंडिया से ब्रिटेन को। तो जापान ने पूरा समर्थन किया, पर जापान एज अ फ्रेंडशिप समर्थन नहीं कर रहा था। जापान भी उस टाइम पे कॉलोनी ही हुआ करता था और जापान का एम था कि वो ब्रिटेन को खदेड़ करके खुद अपनी सत्ता स्थापित कर ले इंडिया में। उसके बाद एक इंडिपेंडेंस लीग बनी थी जिसमें कि रास बिहारी बोस को चेयरमैन बनाया गया। उसके बाद से रास बिहारी बोस ने आईएनए का नेतृत्व किया। तो रास बिहारी बोस का नाम काफ़ी फेमस है, वो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। 1915 में उन्होंने इंडिया छोड़ दिया था। उसके बाद से 1915 के बाद से वो लगातार इस प्रयास में लगे थे कि किसी तरीके से इंडिया को आज़ाद कराया जाए। और जब आईएनए बना तो रास बिहारी बोस ने उसका एक स्ट्रक्चर बनाने में बहुत मदद करी थी और उसी स्ट्रक्चर पर, उसी फाउंडेशन पर फिर आईएनए को इतनी बड़ी पावर बनाया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो आईएनए ने जापानी शाही सेना से पूरा समर्थन प्राप्त किया, लेकिन 1942 में जापान और मोहन सिंह के बीच कुछ असहमति हो गई। प्रिजनर ऑफ वॉर्स को आर्मी में रखने की बात को लेकर के दोनों के बीच में कुछ असहमति हो गई थी। तो उस टाइम पे इंडियन नेशनल आर्मी को डिसबैंड कर दिया गया जापान के द्वारा और मोहन सिंह को भी कैप्चर करके कस्टडी में ले लिया गया था। लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद जब ब्रिटेन के साथ जापान वॉर करना चाह रहा था, इंडिया में कैंपेन करना चाह रहा था, तो उसे अच्छा मौका दिखा कि इंडियन नेशनल आर्मी को रिवाइव करा जाए। उस टाइम तक सुभाष चंद्र बोस जापान पहुंच चुके थे तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को कैपेबल आदमी समझा कि हम सुभाष चंद्र बोस के हाथों में बागडोर सौंप सकते हैं इंडियन नेशनल आर्मी की। तो मोहन सिंह को हटा दिया गया और सुभाष चंद्र बोस से कहा गया कि आप अब नेतृत्व करिए इंडियन नेशनल आर्मी का। तो जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस को रास बिहारी बोस द्वारा भारतीय स्वतंत्रता लीग के नेतृत्व में स्थानांतरित कर दिया गया। यानी जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग थी जिसके चेयरमैन रास बिहारी बोस थे, तो उसकी चेयरमैनशिप अब सुभाष चंद्र बोस को ट्रांसफ़र कर दी गई। सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल भी जापान के अंदर काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनका ये मानना था कि हम अगर थोड़ा सा जापान के अंडर रह करके काम करें तो इंडिया में हमारा एंटर करना आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें जापान का समर्थन मिल रहा है। इस वजह से उन्होंने जापान के अंडर काम करना ठीक समझा कि जापान की सेना जैसे कैंपेन करेगी हम साथ साथ कैंपेन करेंगे और इंडिया में एंटर कर लेंगे, जो कि फाइनली हुआ भी। और कोहिमा की वॉर में इंडिया तक पहुंच गई थी इंडियन नेशनल आर्मी पर, क्योंकि उस टाइम वॉर में इम्फाल और कोहिमा में जब जापान हार गया
तो फिर इंडियन नेशनल आर्मी को भी अनफॉर्चुनेटली सरेंडर करना पड़ गया। तो उसके बाद अगस्त 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी के सर्वोच्च कमांडर के रूप में पदभार ग्रहण किया। फिर मलाया में सुभाष चंद्र बोस ने प्रसिद्ध नारा उनका दिया था, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इसने जो उस टाइम पे एक युवा नेशनलिस्ट थे, जो पेट्रियट्स थे, युवा थे, उनके मन में बहुत देश प्रेम भर दिया और वो अब अपने वतन को आज़ादी दिलाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। तो इस वजह से सुभाष चंद्र बोस ने जब लीडरशिप संभाली इंडियन नेशनल आर्मी की, तो बहुत बड़ी संख्या में लोग इंडियन नेशनल आर्मी से जुड़े और इसका पार्ट बने। फिर आईएनए के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन किए गए थे, कौन कौन से संचालन हुए थे, हम समझें तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के लिए एक अस्थायी सरकार का गठन किया गया था। फिर क्योंकि सुभाष चंद्र बोस वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत बिलीव किया करते थे, तो उन्होंने एक रेजिमेंट स्पेशली वुमेन को डेडिकेट कर दी थी इंडियन नेशनल आर्मी की, जिसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि रानी झांसी रेजिमेंट की पहली कैप्टन कौन थी। बहुत फेमस नाम है उनका, वो कौन थी रानी झांसी कैंपेन की कैप्टन। उसके अलावा 1944 में ब्रिटिश भारत के खिलाफ जापान ने एक यू गो अभियान चलाया था, जिसमें इंडियन नेशनल आर्मी ने भाग लिया था। फिर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नाम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप बदल करके कर दिया था, इंडियन नेशनल आर्मी ने ही ये किया था। और इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद रेडियो चलाया करती थी, स्पेशली उसको सुभाष चंद्र बोस चलाया करते थे, जिससे कि देशवासियों तक ये एक मोटिवेशन पहुंचाया जा सके कि अब आप लड़ते रहिए, आप रुकिए मत और देश को आज़ादी दिलाइए। तो आपको ये बताना है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो से ही गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था, लेकिन डेट कौन सी थी, किस डेट को उन्होंने गांधी जी को ये उपाधि दी थी। फिर उसके बाद जापान ने इम्फाल अभियान में भाग लेना और मार्च 1944 में मोरइंग मणिपुर पहुंचना, यानी कि जब 1944 में जापान ने कैंपेन किया इम्फाल में और कोहिमा में। इम्फाल और कोहिमा की वॉर होती है 1944 में, लेकिन इस वॉर में ब्रिटेन हरा देता है जापान को। तो जब ये कैंपेन करी थी तो उस टाइम पे इंडियन नेशनल आर्मी ने इंडिया में एंटर कर लिया, इंडिया तक पहुंच गई इंडियन नेशनल आर्मी। और कहाँ पहुंची थी, मोइरंग मणिपुर पहुंची थी। यहाँ पर इंडियन नेशनल आर्मी पहुंची तो अब उन्हें लगने लगा अब हम अपने देश में पहुंच गए, अब हम अपने देश को आज़ादी दिला देंगे। लेकिन इस अभियान में अंग्रेज़ों ने जापानियों को हरा दिया और जापानी इस क्षेत्र से हट गए, जिसके परिणाम स्वरूप देश को मुक्त कराने के लिए आईएनए की उम्मीदें टूट गईं। बाद में जापान द्वितीय विश्व युद्ध में हार गया और आईएनए ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। आईएनए ने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर उसके बाद जो इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर्स थे, उनको ले जा कर के रेड फोर्ट का ट्रायल होता है। और आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर देना है कि रेड फोर्ट का जो ट्रायल हुआ था उसमें वकील कौन कौन थे, किन्होंने इस पूरे केस को लड़ा था। काफ़ी फेमस नाम है, 3 बहुत फेमस वकील थे जिन्होंने इस केस को लड़ा था। तो बाकी बहुत सारे सोल्जर्स को तो ब्रिटिश आर्मी ने पकड़ लिया रेड फोर्ट ट्रायल करने के लिए, उन्हें प्रिजनर ऑफ वॉर बना लिया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस किसी तरीके से एस्केप करने में सफल रहे अपने कुछ साथियों के साथ। वो रूस की तरफ जा रहे थे, जापान के पास एक सोवियत बॉर्डर के पास डालियान नाम की एक जगह है, वहाँ पर उनका प्लेन क्रैश हो गया, जहाँ पर उनकी दुर्घटनावश मृत्यु हो गई। लेकिन ये कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु नहीं हुई थी उस प्लेन क्रैश में। ऐसे बहुत सारी बाद में कमिटीज़ भी बनी थी जिनसे ये पता लगाने की कोशिश करी गई। ज़्यादातर कमेटी जो बनी थी 1947 के बाद से, उन्होंने तो यही कहा कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु प्लेन क्रैश में हुई थी। लेकिन 2005 में एक मुखर्जी कमेटी बनी थी जिसने कहा था नहीं, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी। तो यह एक अलग टॉपिक बन जाता है। लेकिन हाँ, सुभाष चंद्र की बोस की मृत्यु को लेकर के काफ़ी सारे अभी भी कन्फ्यूजन है कि उनकी मृत्यु प्लेन क्रैश में हुई थी या नहीं हुई थी। और जो उनके साथी थे वो तो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। वो ये सोच ही नहीं सकते थे कि वो सुभाष चंद्र बोस ये पूरा मूवमेंट छोड़ के जा सकते हैं। उनका यही मानना था कि वो शायद किसी और रूप में घूम रहे हैं और देश को आज़ादी दिलाने में वापस ज़रूर आएंगे। फिर आईएनए के सैनिकों को ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा युद्ध के कैदी के रूप में ले लिया गया था और लाल किला परीक्षण किया गया था। लेकिन लाल किला परीक्षण से ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य ये था कि लोगों को डराया जा सके, इंडियंस को। लेकिन हुआ उसका उल्टा, बैकफायर कर गया पूरा प्लान। और इस टाइम पे नेशनलिस्ट फीलिंग्स और बढ़ गई और बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला था। जितने भी सोल्जर्स इंडियन नेशनल आर्मी के थे उनको बहुत उन्हें रिस्पेक्ट मिली थी। फिर भारतीय सेना भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत की आखिरी कील बन गई।
तो इंडियन नेशनल आर्मी का जो ट्रायल होता है वो बाद में इंडियन रॉयल नेवी की म्यूटनी का भी कारण बनता है, जिसके बाद से सीरीज ऑफ इवेंट होते हैं और फाइनली 1947 का इंडिपेंडेंस एक्ट आता है और भारत को आज़ादी मिल जाती है। फिर हम समझेंगे कि क्या योगदान था इंडियन नेशनल आर्मी का इंडिया के इंडिपेंडेंस में। तो इंडियन नेशनल आर्मी ने युवाओं को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया था। तो जब सुभाष चंद्र बोस ने कमान संभाल ली तो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में बहुत सारे युवा लोग आगे आए, इंडियन नेशनल आर्मी का पार्ट बने और हर तरीके से देश को आज़ादी दिलाने के संग्राम में जुट गए। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इंडियन नेशनल आर्मी ने एक रेजिमेंट बनाई। तो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि वो कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी, जो पहली कप्तान थी इंडियन नेशनल आर्मी की महिला रेजिमेंट की। फिर आईएनए परीक्षणों के कारण बॉम्बे और कलकत्ता में विद्रोह हुआ। तो फाइनली हम अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे ये बताते हुए कि हालांकि अंत में पराजित होने के बावजूद भी भारतीय राष्ट्रीय सेना ने भारत की मिट्टी से विदेशी शक्ति को फेंकने की प्रक्रिया को तेज कर दिया था, क्योंकि इसने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाला था। डायरेक्टली तो इंडिया को इंडिपेंडेंस अगर हम कहें तो इंडियन नेशनल आर्मी से नहीं मिल पाई थी, क्योंकि तो ऑपरेट ही बाहर कर रही थी, बाहर से वो लोगों को मोटिवेशन दे रही थी। और जब इंडिया की सॉइल पे वो आती है तो उसी टाइम पर जापान हार जाता है। तो डायरेक्टली तो नहीं कंट्रीब्यूट किया, लेकिन इनडायरेक्टली इसने इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था कि हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं जो भी इंडियन नेशनल आर्मी की एक्टिविटीज़ थी उसको, क्योंकि इनडायरेक्टली इसने बहुत ज़्यादा पूरे मूवमेंट को प्रभावित किया और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया इंडिया को आज़ादी दिलाने में। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के फॉर्म में। बने रहिएगा चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।